हेलो एवरीबॉडी, क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपना 12th का पूरा कोर्स हो गया है और अब अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब ज़रूरत है अपन को सभी चीज़ों को पढ़ तो लिया है, लेकिन अब शॉर्ट्स रूप में यानी संक्षेप के अंदर अपन सबका रिवीजन करेंगे। तो आज अपन रिवीजन करेंगे अपना जो 12th इकोनॉमिक्स के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र में लेसन है मुद्रा और मुद्रा के कार्य। तो बच्चों, ज़्यादा प्रस्ताव न करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुद्रा क्या है। अब मुद्रा पढ़ने से पहले अपन को ये जानना होगा कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक ज़माना था कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय अर्थात बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम के अंदर हम अपने सामान को खरीदने के लिए सामान को देते थे, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु को, लेन देन को ही अपन वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि तो हमारे घर के अंदर गेहूं की खेती होती है और यदि हमें चावल चाहिए तो हम अपने गेहूं को अन्य व्यक्ति को दे देते थे जिसके पास चावल हो, तो गेहूं दे करके चावल लेते थे। इसी प्रकार सभी आवश्यकता की वस्तुओं की जो पूर्ति थी वो वस्तु के बदले वस्तु के रूप में ही होती थी। लेकिन इस प्रणाली के अंदर बहुत अधिक दोष थे। क्यों? क्योंकि यदि मुझे चावल चाहिए तो मुझे दोहरा सहयोग ढूंढना होगा। मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसको गेहूं की आवश्यकता है और जो चावल दे सकता है। इसी प्रकार बहुत अधिक कठिनाइयाँ आने लगी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे बंद होने लगी। क्यों बंद होने लगी? क्योंकि एक तो दोहरे सहयोग की कठिनाई हुई, दूसरा भावी बचत का आधार। जैसे कि तो आज आपके पास ऐसी वस्तु है जो शीघ्रनाशी है, जो अधिक समय तक नहीं चल सकती है, तो भविष्य के अंदर आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करोगे? इसके बाद उधार के लेखे की समस्या, उधार किसी को कैसे दो, मूल्य का मापक, कितने गेहूं के बदले कितने चावल देंगे ये नहीं पता चलता था, और बहुत सारी अन्य समस्याएं भी आई जिसकी वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई। तो जैसे कि आपका जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर अवश्य आता है, या तो रिक्त स्थान में आ जाए टिक द फॉलोइंग के अंदर, या 1 नंबर के अंदर आ सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल लिखना है कि वस्तु के बदले वस्तु के लेन देन को ही अपन वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसी बात क्वेश्चन आ सकता है वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई उदाहरण दीजिए, या फिर आ सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष बताइए। तो दोष दोहरे संयोग की कठिनाइयाँ, मूल्य के मापक में कठिनाइयाँ, भावी बचत का आधार नहीं था, शीघ्रनाशी वस्तुओं के अंदर अनुपयोगी, और बहुत सारी अन्य समस्याएं। अब जब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर दोष पाए गए तो फिर काय का प्रादुर्भाव हुआ? प्रादुर्भाव हुआ मुद्रा। मुद्रा मीन्स करेंसी। हम सभी मुद्रा शब्द से, करेंसी से अपन सब जानते हैं उसको। अब मुद्रा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर दोष आने लगे तो राजा महाराजाओं ने क्या किया? किसी भी धातु के सिक्के बनवा दिए, यानी गोल आकृति बनवा दी, और उस गोल आकृति के अंदर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कोई सील, मुहर लगा दी। तो ऐसी कोई भी धातु की वस्तु जिसके ऊपर राजा ने मुहर लगा दी वो मुद्रा के रूप में जानी जाने लगी। अर्थात मुद्रा के लिए 2 बातें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो उसके ऊपर किसी राजा की मुहर होनी चाहिए, अर्थात वैधानिकता होनी चाहिए, और दूसरी सर्वग्राही। तो एक समय ऐसा आया जब राजा मनचाही धातु से आकृति बना देता, उसके ऊपर अपनी एक कोई पर्टिकुलर सील लगा देता, और वो पूरे समाज या पूरे राज्य के द्वारा ग्राह्य हो जाती, तो उसी को मुद्रा माने जाने लगा, और फिर वस्तुओं का लेन देन उस मुद्रा के द्वारा होने लगा। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, और मुद्रा के अंदर भी चेंज आते गए। अब जो मुद्रा की जो उत्पत्ति है यदि उसको देखो तो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। मुद्रा मीन्स मनी। मनी की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के मोनेटा से हुई है। और मोनेटा क्या है? प्राचीन रोम की जो देवी है, स्वर्ग की देवी रोम की जो देवी है जूनो, जूनो का ही अन्य नाम मोनेटा है। तो क्योंकि स्वर्ग की देवी स्वर्ग का सुख देने वाली है, तो मनी है, मनी मीन्स मुद्रा। मुद्रा से भी हम सुख को खरीद सकते हैं, ऐसा मानते हुए जो मुद्रा का नाम मोनेटा लैटिन वर्ड के और से मनी रखा गया। अब यदि अपन आगे देखते हैं कि मुद्रा की उत्पत्ति हो गई, ये अपने देख लिया कि जूनो की जो देवी है प्राचीन रोम में स्वर्ग की रानी, उससे इसका प्रादुर्भाव हुआ है। अब अपन देखेंगे कि मुद्रा आखिर कहते किसको है? तो मुद्रा वह वस्तु जिसके द्वारा लेन देन हो, विनिमय हो, अर्थात क्रय विक्रय हो। जिस वस्तु के द्वारा अपन क्रय विक्रय कर सकते हैं उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा में 2 बातों का होना आवश्यक है। एक तो वैधानिकता, अर्थात वो राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा मान्य हो, सरकार ने उसको वैधानिकता प्रदान की हो, तो वो मुद्रा कहलाएगी। और नंबर 2 सामान्य स्वीकृति, उसे अपन
मुद्रा कहेंगे। तो मुद्रा क्रय विक्रय का माध्यम है, राज्य द्वारा घोषित हो, सामान्य स्वीकृति और मूल्य का मापक हो। अब ये सारी चीज़ें अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको इसको रिवाइज करा दिया। तो एग्ज़ाम टाइम के अंदर हम पूरा लेसन ना पढ़ करके हम रिवीजन नोट्स के द्वारा कम समय के अंदर आप अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं मुद्रा पूर्ति के माप, अर्थात मुद्रा पूर्ति क्या है। मुद्रा पूर्ति इज जो मनी का जो करेंसी है, अपनी करेंसी का जो सप्लाई है वो क्या है, एक स्टॉक है। स्टॉक और प्रवाह ये अपन पढ़ चुके हैं। स्टॉक किसी निश्चित समय बिंदु के ऊपर उस वस्तु की मात्रा को स्टॉक कहते हैं, और प्रवाह में निश्चित अवधि होती है, 1 वर्ष, 6 महीना, 1 महीना, कुछ भी हो सकती है। तो मुद्रा पूर्ति अर्थात करेंसी सप्लाई क्या है, स्टॉक है, अर्थात एक निश्चित समय के ऊपर जो उपलब्ध मुद्रा है उसी को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा पूर्ति के 4 माप प्रचलित है। कौन कौन से, M1, M2, M3 और M4। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो स्टॉक है, अर्थात एक निश्चित समय बिंदु के अपन जो मुद्रा होती है उसी को अपन मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। अब आरबीआई ने मुद्रा पूर्ति के 4 माप बताए, करेंसी सप्लाई के 4 माप बताए, M1, M2, M3, M4। क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती है, तो पहले मुद्रा की जो परिभाषा थी वो संकीर्ण थी, उसका संकीर्ण अर्थ था, लेकिन धीरे धीरे मुद्रा के अंदर नई बातें जुड़ती गई। तो M1 आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आ सकता है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। तो आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि M1 होता है C + DD + OD। C मीन्स जनता के पास कितनी करेंसी है, आज आपके पास आपके घर में कितनी मुद्रा है, वो C। DD डिमांड डिपॉजिट, यानी आपकी कितनी करेंसी व्यापारिक बैंकों के अंदर जमा है, जिसको मांग जमाई भी कहते हैं। और OD अदर डिपॉजिट, अर्थात रिजर्व बैंक के पास भी हमारी जो व्यापारिक बैंकें होती है वो अपनी कुछ जमाएं रिजर्व बैंक के अंदर भी रखती है। तो M1 का यदि क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में कि M1 क्या है, तो M1 क्या है, C + DD + OD। बहुत ईजी है याद रखना। C जनता के पास करेंसी, DD जनता की मांग जमाई जो बैंक के पास है, और OD व्यावसायिक बैंकों की जो रिजर्व बैंक के पास जो जमा है उसको OD कहते हैं। अब M1 का जो अर्थ था वो बहुत संकीर्ण धारणा थी, तो अब उसके अंदर अपन ने कुछ और इंक्लूड करके इसको M2 बना दिया है। M2 क्या है, M2 M1 प्लस डाकघरों में बचत जमा है। क्यों, क्योंकि हमारा कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस के अंदर भी तो जमा होता है, जिसकी बात अपन ने M1 में नहीं करी है, तो M2 आ जाएगा। M1 तो लेंगे उसमें, यानी C + DD + OD, उसके अंदर अपन बैंक पोस्ट ऑफिस के अंदर जो अपनी बचत जमा है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। बात करते हैं अपन M3 के अंदर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों के पास निवल सावधि जमा है, अर्थात व्यापारिक बैंकों में अपनी DD के अलावा FD भी तो होती है, केवल डिमांड डिपॉजिट ही नहीं होता है, अपनी जो फिक्स डिपॉजिट भी FD भी होती है। तो M1 के अंदर अपन ने केवल DD की बात करी थी, M2 के अंदर अपन ने M1 के साथ डाकघरों में बचत जमा को बात करी थी, लेकिन अपन अब M3 के अंदर M1 के साथ FD की बात भी करते हैं। और M4 एक विस्तृत अर्थ में, जिसके अंदर अपन ने M3 प्लस डाकघर में बचत संस्थाओं में कुल जमा है, अर्थात M4 में सब कुछ आ गया। M3 लिया मतलब M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों के पास निवल सावधि जमा है प्लस डाकघर में बचत संस्थाओं में कुल जमा है, अर्थात M3 के अंदर M4 में क्या क्या आ गया, C यानी जनता के पास करेंसी, DD अर्थात हमारी डिमांड डिपॉजिट, OD मतलब व्यावसायिक बैंकों ने जो रिजर्व बैंक के अंदर जो पैसा जमा रखा है वो, प्लस FD आ गई जो हमारी सावधि जमा है, प्लस डाकघर के अंदर बचत जमा आ गई। इस प्रकार सम्मिलित रूप से जो M4 है वो मुद्रा की एक विस्तृत धारणा है, और ये कहलाती है मुद्रा के माप, मुद्रा पूर्ति के माप, यानी करेंसी सप्लाई क्या है। तो करेंसी सप्लाई के ऊपर या मुद्रा पूर्ति के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सा लिख सकते हो कि मुद्रा पूर्ति स्टॉक है, क्योंकि उसकी जो माप किया जाता है वो एक निश्चित समय बिंदु के ऊपर किया जाता है। एक निश्चित समय बिंदु के ऊपर देश में जो कुल मुद्रा होती है उसी को मुद्रा पूर्ति कहा जाता है, और रिजर्व बैंक ने समय समय पर इसके अलग अलग माप दिए, M1, M2, M3, M4। M1 संकीर्ण धारणा है और M4 विस्तृत धारणा है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने मुद्रा के लेसन का जो रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, बहुत छोटी वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है ताकि आप कम समय के अंदर अधिक जानकारी ले सके। वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन आपको याद करना ही है, मुद्रा क्या है,
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और M1, M2, M3, M4 क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो के अंदर अपन शॉर्ट में देखेंगे मुद्रा के कार्य। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आप मेरी इन सभी वीडियो को अच्छे से सुनते रहिए, तो आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।